हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू मेडिकस बायोलॉजी क्लासेस। चलिए आज हम लोग बिहार बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर को देखेंगे। ठीक है, तो जो बिहार बोर्ड है, बिहार बोर्ड का जो मॉडल पेपर जारी किया गया है वो एग्ज़ाम जैसे होता है ना, सेम उसी के जैसे एक मॉडल पेपर तैयार किया हुआ है और उसी के आधार पर क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्टिव भी होंगे और सब्जेक्टिव भी होंगे। इसमें जितने भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो 70 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 70 क्वेश्चन होंगे जो ऑब्जेक्टिव होंगे, जिसमें से हम लोग को 35 क्वेश्चन को ही बनाना होता है। ठीक है, तो सेम इसका फॉर्मेट जो दिया हुआ है जैसे बिहार बोर्ड का एग्जाम होता है वैसे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम लोग सारी चीज़ें सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा। जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें ऐसे ही सब कुछ लिखा हुआ, टाइम भी वही रहेगा, फुल मार्क्स भी वही रहेगा सभी। जो इसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। सेम यही इंस्ट्रक्शन वहाँ पे भी रहेगा और यहाँ पे भी वही दिया हुआ है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ताकि आप लोग जाएंगे एग्ज़ाम देने तो वहाँ पे आप लोग को पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, यहीं पे आप लोग पढ़ के सब रेडी रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है खंड ए, खंड अ यानी कि सेक्शन ए में जो दिया हुआ है सभी क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होंगे, जो 1 नंबर के होंगे। 35 क्वेश्चन को बनाना होगा, जिसमें 70 क्वेश्चन दिए हुए हैं और 35 क्वेश्चन बनाएंगे, सभी 1-1 नंबर के होंगे ऑब्जेक्टिव। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, जो हम लोग का इसमें दिया हुआ है, ठीक है, मॉडल पेपर में। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, टाइपिटल कोशिका होती है, टाइपिटल या फिर टाइपिटम जो होता है ना, ये किस में होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम का सबसे भीतरी लेयर जो होता है ना, टाइपिटम का बना होता है। ठीक है, तो ये जो होता है ना, ये कैसा होता है, इसमें पूछा हुआ कैसा होता है, अगुणित होता है, द्विगुणित होता है, त्रिगुणित होता है या फिर बहुगुणित होता है। तो ये जो टाइपिटल कोशिका होती है, टाइपिटम, ये क्या होती है, बहुगुणित होती है। इसमें जो होता है ना, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल उपलब्ध होता है। ठीक है ना, इसमें न्यूक्लियस की संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए क्या होगा, ये बहुगुणित होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, केला उदाहरण है। केला किसका उदाहरण है, तो केला जो है ना, इसमें देखते हैं, इसमें बीज नहीं होता है। ठीक है, तो ये कैसा उदाहरण देखते हैं हम लोग, असंग जनन का, बहुभ्रूणता का, अनिषेक फलन का, अनिषेक जनन का। तो इसमें क्या होता है, केला में बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाता है, फल का। ठीक है, जिसमें क्या होता है, बीज नहीं होता है। तो जो बिना निषेचन का फल बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनिषेक फलन बनते हैं, और इसमें क्या होता है, बीज नहीं पाया जाता। ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला दिया हुआ है, खमीर का उपयोग इनकी तैयारी में की जाती है। तो खमीर किस चीज़ के लिए तैयार किया जाता है, तो खमीर जो होता है ना, जिसको ईस्ट कहा जाता है, इसको बनाने क्या होता है, दही दिया हुआ है ऑप्शन, चीज़ दिया हुआ है यानी कि पनीर, एसिडिक अम्ल, इथाइलिक इथाइलिन इथाइल अल्कोहल। तो यहाँ पे जो होता है ना, खमीर यानी कि ईस्ट जो है ना, चीज़ यानी कि पनीर बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, ईस्ट का यानी कि खमीर का। तो ठीक है, यहाँ पे 3rd नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मादा मनुष्य के मासिक चक्र को प्रभावित करता है। तो जो मादा मनुष्य होती है उसके मासिक चक्र को प्रभावित करने वाला कौन कौन होता है, एलएच होगा, ठीक है, केवल एस्ट्रोजन होगा, केवल एफएसएच होगा, या फिर एफएसएच, एलएच और एस्ट्रोजन होगा। ये तीनों क्या होंगे ना, मादा मनुष्य को जो मासिक चक्र को प्रभावित करने वाले होते हैं हार्मोन। ठीक है, तीनों क्या है, हार्मोन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्या दिया हुआ है, किस ग्रंथि का स्राव शुक्राणुओं को पोषित करता है, यानी कि इसमें क्या होगा, न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन किसको देता है, नरिश किसको करता है। ठीक है, तो कौन सा स्राव होता है जो शुक्राणुओं को पोषित करता है यानी कि पोषण प्रदान करता है, कौन सा होगा, सेमिनल वेसिकल, पेरिनियल ग्रंथि, पोरुस ग्रंथि या दोनों। इसमें कौन सा होगा, पोरुस ग्रंथि, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोरुस ग्रंथि को प्रोस्टेट ग्लैंड भी बोलते हैं। तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होगा, इसमें शुक्राणुओं को पोषण करने के लिए उपलब्ध होता है। चलिए ऑप्शन नंबर ये क्या होगा, सी सही होगा, 5 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला दिया हुआ है, बाह्य निषेचन, बाह्य निषेचन इनमें होता है। तो बाह्य निषेचन किस में होता है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जेली फिश में, सी स्टार में, दोनों में या सरीसृप में। तो जेली फिश और सी स्टार ये क्या है, ये दोनों क्या है ना, यानी कि जो मछली यानी कि फिश प्रजाति के है। ठीक है, तो दोनों में क्या होगा ना, जो बाह्य निषेचन की प्रक्रिया होती है, जो सरीसृप होता है जिसको रेंगने वाला जो जीव होता है, रेप्टाइल्स जैसे कि सांप हो गया, इसमें क्या होता है, ये सब अंडा देने वाले होते हैं। तो ये भी क्या, ये भी अंडा देने वाले होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है ना, अंतः निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा हम लोग का, जेलीफिश और सी स्टार क्या होंगे इसमें,
जो बाह्य निषेचन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। सिनर्जिड्स कोशिकाएं होती है, सिनर्जिड कोशिकाएं क्या होती है, इसमें अगुणित होती है, त्रिगुणित होती है, द्विगुणित होती है या बहुगुणित होती है। तो सिनर्जिड्स क्या होता है ना, अगुणित होता है, सिनर्जिड जो होता है अगुणित होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। स्वपरागण होता है, स्वपरागण किस में होता है, देखो जिटेनोगोमी में, या फिर जेनोगमी में, या क्लिस्टोगमी में, या फिर कैजमोगमी में। तो यहाँ पे स्वपरागण की जो प्रक्रिया होती है ना, तो क्या होता है, जब सेल्फ पॉलिनेशन की प्रक्रिया होगी जिसे ऑटोगमी भी बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या होगी, टेनोगमी में क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन दोनों माना जाता है। लेकिन जेनोगमी में क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है। और क्लिस्टोगैमस जो फ्लावर होते हैं इसमें क्या होता है, ये बंद पुष्प होते हैं, बंद होते हैं, खुला नहीं रहता है, इसके मुंह बंद रहते हैं। तो इसमें क्या होगा, स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है, जिसको ऑटोगमी भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्या होगा, टिटेनस द्वारा उत्पन्न विष प्रभावित करता है। टिटेनस द्वारा उत्पन्न विष क्या प्रभावित करता है, स्वैच्छिक मांसपेशिया को, अनैच्छिक मांसपेशिया को, दोनों को, या जबड़े की हड्डिया को। तो यहाँ पे जो होगा ना, स्वैच्छिक मांसपेशिया को प्रभावित करता है कौन सा, टिटेनस के विष, यानी कि वॉलेंट्री मसल्स जिसको बोलते हैं। और वॉलेंट्री मसल्स को क्या करता है, टिटेनस का जो विष होता है ना, तो यही क्या करता है, इसको ही प्रभावित करता है, वॉलेंट्री मसल्स को, स्वैच्छिक मांसपेशिया को। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही होगा 9 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला दिया हुआ है, अबूर्दीय विषाणु रोगजनक है, किसका है, कैंसर का, क्षय रोग का, पीलिया का, या फिर पोलियो का। तो अबूर्दीय यानी कि ऑन्कोजिन। तो ऑन्कोजेनिक जो होता है ना, कैंसर के लिए उत्तरदायी होता है। कौन सा होता है, कैंसर के लिए, ठीक है। तो हम लोग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैंसर, ठीक है। अगला देखते हैं। पौधों में तीड़मारक प्रतिरोधक जीन होता है। तीड़मारक यानी कि क्या होता है, हर्बिसाइड्स। तो हर्बिसाइड्स जो कौन सा होगा, सीटी होगा, बीटी होगा, एचटी होगा, या फिर दोनों होगा। तो यहाँ पे क्या होगा ना, बीटी और एचटी ये दोनों क्या होंगे ना, ये दोनों होते हैं, ठीक है। तो सीटी और सॉरी सीटी नहीं होगा, बीटी और एचटी, बीटी यानी कि बैसिलस thuringiensis और एचटी, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। पेनिसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न होता है। पेनिसिलिन यानी क्या है, ये जो होता है ना, पेनिसिलिन जो बनाया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था, गलती से क्या हुआ था, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बना था, ठीक है। तो पेनिसिलिन जो था ना, एक पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक के द्वारा बनाया था, एक कवक के द्वारा बनाया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग क्या दिया हुआ है, कृमि दिया हुआ है, विषाणु दिया हुआ है, पौधे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग दिया है पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम एक कवक है जिसके द्वारा क्या होता है, पेनिसिलिन बनाया जाता है। ये फर्स्ट एंटीबायोटिक बना था हम लोग का, ठीक है। जिसको कौन बनाया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बताया था, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा हम लोग को, डी सही होगा 12 नंबर क्वेश्चन का। चलिए, जल क्रमक में अग्रगामी समुदाय का निर्माण करते हैं। तो जल क्रमक में अग्रगामी समुदाय का निर्माण कौन करते हैं, पादप प्लवक, डायटम्स, हरित शैवाल, या वेलिस्नेरिया लेमना, या फिर दोनों ए और बी। तो ए और बी कहने का मतलब दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, पादप प्लवक और डायटम्स और हरित शैवाल, ये सभी क्या होंगे, अग्रगामी समुदाय हैं जल क्रम के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा 13 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। क्रस्टोज लाइकेन का उदाहरण है। क्रस्टोज लाइकेन का उदाहरण कौन सा है, क्रस्टोज लाइकेन यहाँ पे कौन सा होगा, राइजोबियम होगा, पोटेमोजिटोन होगा, या फिर राइजोकार्पोन होगा, लेमना होगा। तो राइजोकार्पोन जो होता है ना, राइजोकार्पोन ये क्या होता है, क्रस्टोज लाइकेन का उदाहरण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा 14 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला देखते हैं। गुणसूत्र का यूक्रोमैटिन होता है। गुणसूत्र का यूक्रोमैटिन कैसा होता है, उदासीन होता है, या फिर अनुवांशिक सक्रिय होता है, या फिर अनुवांशिकता निष्क्रिय होता है, या फिर दोनों होता है। तो यहाँ पे जो गुणसूत्र का क्रोमैटिन होता है ना, ये क्या होता है ना, यानी कि जेनेटिकली एक्टिव होता है। जेनेटिकली एक्टिव यानी कि अनुवांशिकता सक्रिय होगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला दिया हुआ क्वेश्चन, संकर शक्ति निम्न में से किस घटना के कारण होती है। तो संकर शक्ति निम्न में से किस घटना के कारण होगी, समयुग्मता, विनिमय, विषम युग्मता, या काइज्मा। तो संकर शक्ति कहने का मतलब क्या हुआ ना, हाइब्रिड जो होता है ना, ये किसके कारण होता है, हेट्रोजाइगोसिटी के कारण होता है, जिसको बोलते हैं विषम युग्मजता, ठीक है। तो विषम युग्मजता यहाँ पे सही होगा हम लोग का हेट्रोजाइगोसिटी, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगोसिटी, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया हुआ है,
जाफरबंडी, मुर्राह तथा मेहसाना नस्लें हैं। किसकी नस्लें हैं? भेड़ की, गाय की, बकरी की, भैंस की। तो मुर्राह तथा मेहसाना इस सभी क्या होते हैं ना, भैंस की नस्ल है। जाफरबंडी भी क्या है? भैंस की नस्ल है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही होगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला देखते हैं। मछली के फ्लावर में प्रचुर होता है। तो मछली का जो फ्लावर होता है ना, उसमें कौन सा क्या प्रचुर होता है? देखिए मछली का जो फ्लावर होता है इसमें कौन सा होता है? दिया हुआ ऑप्शन शर्करा की, वसा की, प्रोटीन की, विटामिन की। तो इसमें क्या पाया है? प्रोटीन सबसे अधिक पाई जाती है, यानी कि प्रोटीन की मात्रा अधिक होगी। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा 18 नंबर क्वेश्चन का हम लोग का। ठीक है, चलिए जल्दी देखते हैं, अगला देखते हैं। अनुदैर्ध्य विखंडन किसमें होता है? तो अनुदैर्ध्य विखंडन कहने का मतलब बाइनरी फ्यूजन। तो बाइनरी फ्यूजन क्या होगा? यानी कि अमीबा जो होता है ना, तो अमीबा में क्या होता है, इसमें जो है ना विखंडन होता है, बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन इसमें क्या होगा? अमीबा बीच से दो भागों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जब बीच से दो भागों में डिवाइड होगा, दो अमीबा बन जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी फ्यूजन। तो अमीबा ऑप्शन हम लोग का सही होगा। ठीक है, तो अमीबा क्या होगा? अनुदैर्ध्य विखंडन होता है किसमें? अमीबा में बाइनरी फ्यूजन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा हम लोग का 19 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला दिया हुआ है मार्केंसिया एक लिंगाश्रयी पौधा है तथा इसका यौन अंग विकसित होता है। तो मार्केंसिया क्या है ना, एक क्या है? एक लिंगाश्रयी पौधा है। ठीक है, यानी कि एक ही पौधे पे दो प्रकार के, सॉरी एक लिंगाश्रय, एक पौधे पे एक ही। तो इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा ना, इसका जो अंग विकसित होता है, जो यौन अंग जो है कैसे विकसित होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है टासेल पर, या फिर आर्किगोनियोफोर पर, एंथेरिडियोफोर पर, या फिर दोनों में। तो जो होता है ना आर्किगोनियोफोर और एंथेरिडियोफोर, ये दोनों पे क्या होगा ना, इसका अंग विकसित होता है। एंथेरिडियोफोर पे क्या होगा? मेल अंग होगा, और फीमेल अंग किस पे होगा? आर्किगोनियोफोर पर। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा। बी और सी दोनों होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा ऑप्शन। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीन प्रारूप है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीन प्रारूप सबको जानता है, 1:2:1 होता है। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो होता है ना, इसका जीन प्रारूप क्या होता है? 1:2:1 होता है। लेकिन अगर पूछ दिया फेनोटाइपिक, यानी कि इसका जो है ना फेनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? इसको 3:1 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। एक जीन युग्म दूसरे के प्रभाव को छिपा देता है तो ये घटना कहलाती है। तो ये घटना क्या कहलाती है? एक जीन युग्म दूसरे के प्रभाव को दबा देती है, छिपा देती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रभाविता बोला जाता है। ठीक है, यानी कि प्रभाविता। ठीक है, डोमिनेंसी, यानी कि ये क्या करता है ना, एक जो दो लक्षण होते हैं, तो जो क्या करता है, जो प्रभावी लक्षण होता है, अप्रभावी लक्षण वाले को दबा देता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रभाविता कहते हैं, या फिर प्रभाविता का नियम कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है कि पारस्परिकता का एक उदाहरण है। पारस्परिकता क्या है देखते हैं। रिक्सिया दिया हुआ है, सिलेजनेला दिया हुआ है, स्पाइरोगैरा दिया हुआ है, लाइकेन दिया हुआ है। तो इसमें क्या होता है? म्यूचुअलिज्म, यानी कि पारस्परिकता किसको बोलते हैं? म्यूचुअलिज्म को। तो म्यूचुअलिज्म जो एग्जाम्पल है किसका है? लाइकेन का। लाइकेन क्या है ना, इसमें क्या होता है ना, म्यूचुअलिज्म पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का डी सही हो जाएगा, लाइकेन। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला देखते हैं। चरमोत्कर्ष समुदाय की प्रकृति निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है? जलवायु पर, या फिर जल पर, मृदा की उर्वरता पर, या तापमान पर। चरमोत्कर्ष कहने का मतलब क्या हुआ? क्लाइमेट्स कम्युनिटी। तो क्लाइमेट्स कम्युनिटी किस पे होगा? क्लाइमेक्स कम्युनिटी किस पे होगा? क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा जलवायु पर। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो जाएगा, जलवायु पर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक बांध्य जड़ परजीवी है। बांध्य जड़ परजीवी कौन सा है? अमरवेल है, बिस्कम है, या फिर रेफ्लेसिया है, या फिर इनमें से दोनों है, ए और सी दोनों है। तो यहाँ पे पूछा ऑब्लिगेट रूट पैरासाइट इज कौन सा होगा? रेफ्लेसिया होगा। यानी कि जो रेफ्लेसिया होता है ना, ये क्या कौन सा होता है? एक जड़ परजीवी होता है। ठीक है, रूट ऑब्लिगेट रूट पैरासाइट होता है कौन सा? रेफ्लेसिया होता है। ठीक है, तो 25 का हम लोग को ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
एक उत्परिवर्तन जन प्रदूषक है। तो उत्परिवर्तन जन प्रदूषक आने का मतलब क्या, म्यूटेशन, यानी कि हम जो म्यूटाजेनिक कौन सा है पोल्यूटेंट, यानी कि म्यूटेशन जो उत्पन्न करता है। कार्बन हो गया, ऑर्गेनोफॉस्फेट हो गया, यानी कि क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स हो गया, या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया। तो यहाँ पे जो क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं CFC भी बोला जाता है, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। यही क्या करता है ना, म्यूटाजेनिक है, ठीक है, यानी कि म्यूटेशन उत्पन्न करता है कौन सा, CFC। तो क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होगा, एग्जाम्पल हम लोग का सही होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक अजैव निम्नकणीय प्रदूषक है। अजैव निम्नकणीय प्रदूषक करने का मतलब एबायोटिक जो है ना, कौन सा होगा, जो हरी पत्तियाँ हो गई, अखबार हो गया, DDT हो गया, या फिर गोबर हो गया। तो इसमें हम लोग देखते हैं ये सभी क्या, हरी पत्तियाँ, अखबार, गोबर, ये सभी क्या है, जैव निम्नकणीय है। लेकिन DDT क्या होता है ना, ये अजैव निम्नकणीय प्रदूषक होता है। जो क्या हो ना, DDT का अगर छिड़काव किया जाता है तो क्या होगा, DDT ये वैसे ही उसका जो है ना सभी प्रदूषण का फैलाने का काम करता है, वैसे ही रह जाता है, जल्दी नष्ट नहीं होता है। चलिए ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग कौन सा सही होगा, DDT सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, शुक्राणुओं का विकास कहाँ होता है। शुक्राणुओं का विकास जो होता है कहाँ होता है, शुक्रवाहिनी में, शुक्र नलिकाओं में, या फिर प्रोस्टेट ग्रंथि में, अंतराली कोशिकाओं में। तो शुक्राणुओं का जो विकास होता है ना, वो किस में होता है, सेमनीफेरस, यानी कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। ठीक है, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का हिंदी क्या होता है, शुक्राणु नलिकाओं में। ठीक है, शुक्राणु का निर्माण किस में होता है, शुक्राणु नलिकाओं में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग का बी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रिलैक्सिन हार्मोन किसके द्वारा निर्मित होता है। रिलैक्सिन हार्मोन जो है ना, अंडाशय द्वारा, अंडाशय में जो होता है ना, कौन सा होता है, कॉर्पस ल्यूटियम होता है। कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है अंडाशय में होता है, और अंडाशय में कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा क्या होता है, रिलैक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर हम लोग का ए सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हम लोग का, ए सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अंडाशय द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला दिया हुआ है, गैस्ट्रूला में एक छिद्र होता है जो कहलाता है। तो गैस्ट्रूला जो होता है ना, यानी कि हम लोग देखते हैं मोरूला, ब्लास्टूला और गैस्ट्रूला। ठीक है, तब इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है ना, गैस्ट्रूला में जो छिद्र होता है जूस्पोर नहीं होगा। ठीक है, ब्लास्टोपोर कहलाता है। ठीक है, गैस्ट्रूला में जो छिद्र होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लास्टोपोर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, मनुष्यों के अंग, अगर अंग तथा पक्षियों के पंख होते हैं, यानी कि 4 लिम्स ऑफ ह्यूमंस एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स आर, क्या होगा, सॉरी होमोलोगस ऑर्गेन होता है। यानी कि होमोलोगस कहने का मतलब क्या हुआ, समजात अंग। इसमें क्या होगा, समजात अंग होता है। दोनों का क्या हुआ, एक जैसा ही निर्माण होता है, लेकिन कार्य दोनों का अलग अलग होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समजात अंग कहते हैं। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जो एक 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, मछलियों का काल कहा जाता है, यानी कि एज ऑफ फिशेस, यानी कि मछलियों का काल कौन सा कहता है, डेवोनियन जो है ना, डेवोनियन ईरा में क्या होता है ना, बहुत सारी मछलियाँ उस टाइम अपने चरम सीमा पे थी। तो डेवोनियन ईरा जो होता है ना, एज जो होता है ना, मछलियों का काल कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्या कहते हैं, भ्रूण विकास का नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। मेंडल के द्वारा, मॉर्गन के द्वारा, डार्विन के द्वारा, वन मेयर के द्वारा। ठीक है, तो वन मेयर जो है ना, वन मेयर के द्वारा भ्रूण विज्ञान को प्रस्तावित किया गया। ठीक है, कौन सा है, वन मेयर। ठीक है, डी ऑप्शन हम लोग का सही होगा 33 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उच्च भंडारण प्रोटीन वाला परजीवी पौधा है। उच्च भंडारण प्रोटीन वाला परजीवी पौधा कौन सा, टमाटर है, आलू है, मक्का है, चावल है। तो उच्च भंडारण प्रोटीन वाला जो परजीवी पादप जो होगा कौन सा होगा, आलू होगा। हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डीएनए का 70 डिग्री सी पर पिघलना किस बंधन के टूटने के कारण होता है। तो जो डीएनए होता है उसमें कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड और क्या होता है, डाई सल्फाइड बॉन्ड भी होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इसमें हम लोग देखते हैं जो डीएनए जब टूटता है ना, तो जब पिघलना शुरू होता है तो कौन सा बॉन्ड टूटता है, तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के टूटने के कारण क्या होता है, पिघलना शुरू हो जाता है। कौन सा होगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा हम लोग का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बायोलिस्टिक गन किसके लिए उपयुक्त होता है। बायोलिस्टिक गन जो होता है ना, बायोलिस्टिक जिसके द्वारा क्या कहता है, पादप जो होते हैं ना, पादप कोशिका, उसको स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, तो पादप कोशिका को स्थानांतरित किया जाता है किसके द्वारा, बायोलिस्टिक गन के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का बी सही होगा, जिसमें क्या होगा, ये क्या कहता है, पादप कोशिकाओं को स्थानांतरण किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, ये गन के द्वारा यूज किया जाता है, गन के रूप में। उसमें मतलब एक फिक्स किया जाता है कि हाँ इतना का स्पीड पे मारेंगे तो क्या होगा, ये गन उसके जो सेल होता है ना उसके अंदर चला जाता है। ठीक है, तो बायोलिस्टिक गन का उपयोग किया जाता है किसके लिए, प्लांट सेल के ट्रांसफर के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये कौन सा था, 36 था। अब हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, भारत के प्रसिद्ध जीवाश्म वैज्ञानिक कौन कौन थे। तो भारत के जो प्रसिद्ध जीवाश्म वैज्ञानिक थे बीरबल साहनी थे। तो बीरबल साहनी को क्या दिया हुआ है, बी साहनी नाम दिया हुआ है। बीपी लाल नहीं होंगे, पी मैसूर नहीं होंगे और एस आर कश्यप नहीं होंगे। कौन से होंगे, बी साहनी होंगे, यानी कि बीरबल साहनी होंगे। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा, ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कवक कोशिका से डीएनए विलयन करने में कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है। तो कवक कोशिका से डीएनए विलयन करने में कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है, इको R1। तो कवक जो है ना, कवक का कोशिका किससे बना होता है, काइटिन का बना रहता है। जब काइटिन का बना रहता है तो उसके लिए कौन सा एंजाइम यूज किया जाएगा, तो काइटिनेज एंजाइम यूज किया जाता है किसके लिए, कवक के कोशिका को नष्ट करने के लिए। ठीक है, तो काइटिनेज एंजाइम हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिबंधन एंजाइम है। प्रतिबंधन एंजाइम यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। तो आरएनएज नहीं है, प्रोटीज नहीं है, डीएनएज नहीं है, हिंद 2 हिंद 3 या इको R1, ये सभी क्या है आपको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही होगा, हिंद 2। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला दिया हुआ है कि एक जीन जिसकी अभिव्यक्ति रूपांतरित कोशिका की पहचान करने में मदद करता है वह कहलाता है, रूपांतरित कोशिका की पहचान करने में मदद करता है वह कहलाता है वर्ण योग्य चिन्ह, यानी कि सिलेक्टेबल मार्कर या फिर प्लाज्मिड संवाहक संरचनात्मक दिन। तो ये वर्ण योग्य यानी कि चिन्ह, यानी कि आइडेंटिफाई करता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिलेक्टेबल मार्कर जीन। ठीक है, तो यहाँ पे होगा वर्ण योग्य चिन्हक होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा हम लोग का 40 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है, निम्नांकित में से विकासशील भ्रूण में एमनियोसेंटेसिस, ठीक है, द्वारा किसका पता नहीं लगाया जा सकता। इसमें दिया हुआ है नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, तो नहीं लगाया जा सकता है तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए एमनियोसेंटेसिस जो किया जाता है ना, वो किसके लिए कहता है, यानी कि अनुवांशिक रोग जो उत्पन्न होते हैं उसके कारण या फिर अनुवांशिक कोई विकार के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं डाउन सिंड्रोम, ये भी क्या अनुवांशिक है, जॉन्टिस और पीलिया क्या है अनुवांशिक नहीं है, और क्या है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये भी अनुवांशिक है, और भ्रूण लिंग, यानी कि दो ये सभी किया जाता है, लेकिन इसमें कौन नहीं किया जाएगा, जॉन्टिस और पीलिया का जो है ना पता नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही होगा। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन का। अगला देखते हैं, 11 जुलाई को मनाया जाता है, 11 जुलाई जो होता है ना, 11 जुलाई को जो मनाया जाता है कौन सा, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस या फिर विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व तंबाकू दिवस। तो 11 जुलाई को कौन सा मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस से मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग, एमटीपी गर्भावस्था के कितने सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है। एमटीपी जो होता है ना,
एमटीपी जो होता है 3 महीने, यानी कि जो 3 महीने तक सुरक्षित माना जाता है, यानी कि 12 सप्ताह, यानी कि 12 सप्ताह के अंदर एमटीपी अगर हो रहा है तो सुरक्षित है। अगर 12 सप्ताह से अधिक हो गया तो क्या होगा, घातक हो सकता है। ठीक है, यानी कि घातक हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 44 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग दिया हुआ है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो एक जीन और एक एंजाइम जो जीन सिद्धांत प्रतिपादित किया था, कौन सा किया था, बीडल और टैटम ने। बीडल और टैटम ने प्रतिपादित किया था कौन सा, एक जीन और एक एंजाइम सिद्धांत को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जंक डीएनए क्या है। जंक डीएनए क्या है, जंक डीएनए स्प्लिट यानी कि विभक्त जीन, विखंडित जीन, इंट्रॉन, एक्सॉन और प्रोमोटर। तो यहाँ पे जो होगा ना स्प्लिट जीन, जो जंक जीन होता है कौन सा होता है, विखंडित जीन, इसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिट जीन बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 45 नंबर क्वेश्चन का। अगला देखते हैं हम लोग, अनुवांशिक कोड होता है। अनुवांशिक कोड कौन सा होता है, जो जेनेटिक कोड जिसको बोलते हैं, कोमा रहित होता है, सर्वव्यापी होता है, ए और बी दोनों होता है, अति छादित होता है। तो अनुवांशिक कोड जो होता है ना कोमा रहित होता है। ठीक है, यानी कि कोमालेस, इसमें कोमा नहीं रहता है अनुवांशिक कोड में। तो 46 नंबर क्वेश्चन का भी हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला दिया हुआ है, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग करता है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है ना आईवीएफ जिसको बोलते हैं हम लोग, आईवीएफ या फिर जेड आई एफ टी भी किया जाता है और आईवीएफ जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का हो जाएगा, जेड-आई-एफ-टी, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर जिसको बोलते हैं। फुल फॉर्म क्या है इसका, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो 47 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल बहुलक है। तो न्यूक्लिक अम्ल किसका बहुलक है, शर्करा का, आरएनए का, प्रोटीन का, न्यूक्लियोटाइड का। तो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है कौन सा, न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल कौन सा होता है, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। तो न्यूक्लिक अम्ल में कौन कौन सा होता है, डीएनए और आरएनए का है, न्यूक्लिक अम्ल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हम लोग को 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर हम लोग का डी सही होगा 49 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे की प्रजाति लुप्त प्राय सूची में है। लुप्त प्राय सूची में कौन सा है, डेलोनिक्स या फिर सेरेटोफाइलम, नेफेंथिस, यूकेलिप्टस। तो इसमें जो नेफेंथिस होगा ना, नेफेंथिस जो है ये क्या है ना लुप्त प्राय सूची में है। कौन सा है, नेफेंथिस जो है लुप्त प्राय सूची में है। तो 50 नंबर क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन सही होगा हम लोग का, सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। अगला दिया हुआ है, भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु सबको पता होगा कौन सा है, नदी डॉल्फिन, यानी कि डॉल्फिन जो है ना, यानी गंगा नदी में पाया जाता है। ये क्या है, राष्ट्रीय जलीय पशु है, कौन सा, डॉल्फिन। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समापन कूट है। ठीक है, समापन कूट किसको बोलते हैं, जो मैंने कि लास्ट करता। ठीक है, तो AUG, GUG। तो AUG जो है ना, AUG है, इसको स्टार्टिंग कोडन बोलते हैं, इसको भी GUG को भी स्टार्टिंग कोडन बोलते हैं। जो UAG है, UAG ये क्या है ना, हम लोग को समापन कोडन बोला जाता है। ठीक है, UAG को समापन कोडन बोला जाता है। तो 52 का हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। प्राकृतिक आवास में जीवों का संरक्षण कहलाता है, यानी कि प्राकृतिक यानी जहाँ पे वो जीव रहते हैं वहीं पे उसको सुरक्षित रखा जाए, तो वैसे संरक्षण को क्या बोलते हैं हम लोग, स्वस्थानीय संरक्षण कहा जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। अगर वहीं जीव इसको यानी कि उसके आवास स्थान से हटा के कहीं चिड़ियाघर में रख के उसको सुरक्षित रखा जाए, या फिर कहीं पे भी उसको दूसरे स्थान पे सुरक्षित रखा जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाह्य स्थानीय संरक्षण, या फिर हम लोग को बोलते हैं एक सीटू कंजर्वेशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सा होगा, ए, यानी कि हम लोग को बोल रहे हैं स्वस्थानीय संरक्षण। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा की खोज किसने की।
निष्क्रिय प्रतिरक्षा खोज किसने किया था? एल.एच. पास्चर, एडवर्ड जेनर, या फिर रॉबर्ट कोच, या फिर एमिल वॉन बेयरिंग। तो एमिल वॉन बेयरिंग, ठीक है, एमिल वॉन बेयरिंग जो थे ना, बेयरिंग, यही ने क्या किया था? निष्क्रिय प्रतिरक्षा की खोज किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही होगा। चलिए ठीक है, अब अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला दिया हुआ, प्लाज्मा कोशिका प्राप्त होता है। प्लाज्मा कोशिका किससे प्राप्त होता है? मेमोरी बी सेल से, या फिर हेल्पर टी कोशिका से, मेमोरी टी कोशिका से, या फिर साइटोक्सिस टी कोशिका से। तो मेमोरी टी सेल जो होता है ना, मेमोरी टी सेल जो होता है प्लाज्मा सेल के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। किससे बनता है? मेमोरी टी कोशिका से बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का सी सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? चिकन पॉक्स जीवाणु भोजी T2 के कारण, एडिनो विषाणु के कारण, या फिर SB40 विषाणु के कारण, या फिर वेरिसेला जोस्टर विषाणु के कारण। तो वेरिसेला जोस्टर विषाणु के कारण क्या होता है? चिकन पॉक्स होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा हम लोग का 56 नंबर क्वेश्चन के लिए। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त आणविक कैंची कौन सी है? तो आणविक कैंची के रूप में कौन सा प्रयोग होता है हम लोग को? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। तो यानी कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम किसके क्या बोलते हैं हम लोग? आणविक कैंची कहते हैं, ठीक है। तो 57 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। एक मानव निर्मित एलो पॉलीपोलाइडी अनाज की फसल है। तो मानव निर्मित एलो पॉलीपोलाइडी फसल कौन सा है? जी मैच है, टीटी काले हैं, हार्डियम वेलगेरे हैं, या फिर रेफेनो ब्रासिका है। तो इसमें कौन सा होगा हम लोग देखते हैं। हार्डियम वेलगेरे, ठीक है। तो हार्डियम वेलगेरे जो होता है ना, हार्डियम वेलगेरे मानव निर्मित एलो पॉलीपोलाइडी अनाज की फसल है। तो हार्डियम वेलगेरे कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 59 नंबर क्वेश्चन जो क्या दिया हुआ है? 59 में दिया हुआ है लिलिएसी कुल के कॉल्चिकम लिलिएसी कुल के कॉल्चिकम अगला क्वेश्चन दिया हुआ हम लोग को 59 नंबर क्वेश्चन में, लिलिएसी कुल के कॉल्चिकम अल्टमनेल से प्राप्त अल्कलाइड क्या प्रेरित करता है? इसमें दिया हुआ है तो सुषुप्ता, कोशिका विभाजन, बहुगुणता, या फिर बांझपन। तो यहाँ पे जो होना हम लोग को यानी कि बहुगुणिता क्या प्रभावित करता है? लिलिएसी के बहुगुणिता, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा हम लोग को बहुगुणिता। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कौन सा? बहुगुणिता, ठीक है। चलिए 59 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला दिया हुआ है प्रथम नैदानिक जीन थेरेपी किसके उपचार के लिए की गई थी? तो प्रथम नैदानिक जीन थेरेपी एड्स के लिए, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए, कैंसर के लिए, या फिर SCID के लिए। तो जो प्रथम नैदानिक जीन थेरेपी किसके लिए किया था? SCID के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तंबाकू के पौधे को कौन सा भाग मेलाइडोगाइनी इनकोग्निटा से संक्रमित होता है? तो तंबाकू के पौधे कौन सा भाग जो मेलाइडोगैनी इनकोग्निटा से प्रभावित होता है, ठीक है। तो पुष्प होता है, तना होता है, पत्ती होती है, जड़ होती है। कौन सा होता है? जड़ होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा 61 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। पहला क्लोन पशु है। पहला क्लोन पशु जो है ना, फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा। डॉली भेड़ जो है ना, यानी कि ये क्या हुआ था? पहला क्लोन पशु है। कौन सा है? डॉली भेड़। ये क्या है? यानी कि ये टेस्ट ट्यूब बेबी की तरह बनाया गया था। कौन सा है? डॉली भेड़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 63 नंबर क्वेश्चन दिया है शोर से अधिक होने पर ध्वनि प्रदूषण पैदा होता है, ठीक है। तो जो 90 यानी कि 90 डेसिबल से अधिक ध्वनि अगर होगा तो क्या होगा? शोर उत्पन्न होता है, ठीक है। तो शोर के कारण कौन सा होता है? 80 से 99 डेसिबल से क्या होगा? शोर प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन जैव निम्नकणीय प्रदूषक है? जैव निम्नकणीय कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो बायो वाला कौन सा होगा?
बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कौन सा है? पॉलीथीन है, डीडीटी है, प्लास्टिक है, वाहित मल जल है। तो पॉलीथीन हो गया, डीडीटी हो गया, प्लास्टिक हो, ये क्या है? अजैव, यानी कि अजैव कारक है, ठीक है। बाकी सभी जो अजैव कारक है, और ये क्या होता है? वाहित मल जो होगा ना हम लोग का, वाहित मल जल, ये क्या होगा हम लोग को? जैव निम्नकणीय प्रदूषक होगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इसके लिए थोड़ा वेट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। CO2 से अधिक विषैला CO होता है, क्योंकि क्या होता है? CO2 जो होता है यह फेफड़ों को क्षति पहुंचाता है, यह जल के साथ अम्ल बनाता है, यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, यह हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम कर देता है। तो CO जो होता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या करता है? जो ऑक्सीजन की जो क्षमता होती है हीमोग्लोबिन में, उसको ही क्या करता है? कम कर देता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है? घातक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 का अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? निम्नांकित में से कौन सा जल की शुद्धता के लिए प्रयुक्त होता है? निम्नांकित में से अगला क्वेश्चन दिया हुआ हम लोग का, निम्नांकित में से कौन सा जल की शुद्धता के लिए प्रयुक्त होता है? तो जल की शुद्धता के लिए कौन सा प्रयुक्त होगा? स्पाइरोगाइरा, क्लोरेला, आइकार्निया या फिर बेगियाटोआ। तो आइकार्निया जो होता है ना, ये क्या होता है? जल की शुद्धता के लिए प्रयुक्त होता है। 66 का हम लोग क्या हो जाएगा? सी सही होगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा ओपिएट नारकोटिक्स है? तो ओपिएट नारकोटिक्स में कौन आता है? एलईडी, मॉर्फिन, उत्तेजक या फिर तंबाकू। तो मॉर्फिन जो है ना हम लोग का आता है ओपिएट नारकोटिक्स में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा हम लोग का 67 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डीएनए का मिथाइलेशन कहाँ होता है? डीएनए का जो मिथाइलेशन होता है कहाँ होता है? डीएनए का मिथाइलेशन ए अवशेष पर, टी अवशेष पर या फिर सी अवशेष पर। तो डीएनए का मिथाइलेशन जो होता है ना हम लोग को ए रेसिड्यूस पे होगा, ठीक है। डीएनए का मिथाइलेशन किस पे होगा? डीएनए का मिथाइलेशन किस पे होगा? ए रेसिड्यूस पे होगा डीएनए का मिथाइलेशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का ए सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए का मिथाइलेशन कहाँ होता है, ठीक है। तो डीएनए का जो मिथाइलेशन जो होता है ना, ए अवशेष पर, टी अवशेष पर, सी अवशेष पर या फिर ए और सी दोनों। तो यहाँ पे जो होगा ऑप्शन हम लोग का डी ऑप्शन सही होगा, ए और सी दोनों, ठीक है। यानी कि ए अवशेष पर भी और सी अवशेष पर भी, दोनों पर क्या होता है? डीएनए का मिथाइलेशन होता है, सी ए रेसिड्यूस और सी रेसिड्यूस पे। अब अगला क्वेश्चन क्या है? डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है। डीएनए का प्रतिकृतिकरण यानी कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। तो किस पे होता है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए? हम लोग का देखते हैं 5 से 3 डैश की दिशा में, ठीक है। 5 से 3 डैश की दिशा में क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है। मैसेंजर आरएनए का निर्माण किस में होता है? राइबोसोम में, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में यानी कोशिका द्रव्य में। तो मैसेंजर आरएनए का जो निर्माण होता है केंद्रक में होता है, यानी कि न्यूक्लियस में, ठीक है। तो ये सभी जो क्वेश्चन यानी कि 70 क्वेश्चन क्या हुए? सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो क्या होंगे? बिहार बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर में दिया हुआ है। इसका आप लोग देख लीजिएगा, एक झलक देखने के बाद सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।